डिजिटल ग्वालियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुशवाहा। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रभात राजावत, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में ये प्रैक्टिस करते हैं। इनसे हम जानेंगे वो कानूनी दावपेच जिनसे कोई ना कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहता है, जो ट्रेंड में चलते हैं। वो धाराएँ जिनके बारे में सुना तो सभी ने है, लेकिन उसकी जो कानूनी दावपेच हैं वो किसी ने नहीं समझे हैं। आज हम समझेंगे इन धारा के बारे में जो सबसे ज़्यादा मिसयूज जिसका किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो किसी भी विरोधी या अपने जिसका हमें हित करना हो उसके लिए यूज़ की जाती है। सर 376 धारा आईपीसी की सबसे ज़्यादा सामने वाले के खिलाफ यूज़ की जाती है। और जब ये झूठी धारा यूज़ की जाती हैं तो इसका कानूनी बचाव क्या है? देखिए, 376 में यदि किसी के ऊपर एफआईआर की गई है तो उसके पास सबसे पहला जो बचाव रहता है वो रहता है कि वो ये देखे कि एफआईआर कितनी देरी से हुई है। यदि उस एफआईआर को लिखने में 1 माह, 6 माह या 1 साल का समय लगा है तो ऐसी स्थिति में वो एक बचाव का प्रमुख कारण होता है। दूसरा, इसमें एफआईआर में 161 और 164 के जो बयान होते हैं लड़की के, उसमें जब लड़की यदि जो घटना है उसकी तारीख, समय या जो वो जगह होती है जहाँ पे उसके साथ वो घटना घटित हुई होती है, यदि वो नहीं बताती या वो उसकी सही जानकारी नहीं देती है तो ऐसी कंडीशन, ये भी एक कंडीशन होती है जिसके आधार पे आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल या बेल और इसके साथ साथ हाई कोर्ट से एफआईआर क्वेश भी हो सकती है सीआरपी के सेक्शन 482 के तहत। मैं थोड़ी सी एक बात पूछना चाहूँगा। आपने एक एंटीसिपेटरी बेल बोला, दूसरा बेल बोला, तीसरा आपने बोला हाई कोर्ट से जो सीआरपीसी के तहत जो होगा। तो सबसे पहले सर मैं अपने दर्शकों को ये बताएं, हमारे दर्शकों को, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत वह होती है जो गिरफ्तारी से पहले ली जा सकती है। यानी जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने वाले आपके एफआईआर होने या एफआईआर की संभावना होने की स्थिति में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने बचाव के लिए, ताकि आपको की गिरफ्तारी न की जा सके, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। और बेल वह होती है जिसमें जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और उसके बाद जब जमानत उसकी लगाई जाती है तो उसे बेल में आती है वो, ठीक है। और 482 ये एफआईआर क्वेशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो एफआईआर की गई है उसमें अगर कमियां हैं, खामियां हैं या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर की क्वेशिंग हाई कोर्ट में डायरेक्ट मूव की जाती है एफआईआर होने के बाद या चार्जशीट फाइल होने के बाद, ये दोनों स्थितियों में। और ये फाइनल जजमेंट होने के पहले तक कभी भी की जा सकती है। तो ये बचाव उसके लिए है जिस पे झूठी 376 आईपीसी की धारा का उपयोग किया गया है या उसमें कोई भी खामी है। ऐसा भी होता है कि कई बार झूठी एफआईआर की गई हो या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी गई हो, सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों में इसका बचाव है। ये बेसिकली एफआईआर की टाइमिंग और जो घटना घटी उस टाइम की टाइमिंग का गैप, ये इन सब चीज़ों का टेक्निकली यूज़ किया जाता है कोर्ट में। बिल्कुल इस पे ही जैसे सेशन ट्रायल में भी इस पे ही बहस की जाती है, लेकिन सेशन ट्रायल क्योंकि बहुत लंबी ट्रायल होती है और 482 की ट्रायल एक शॉर्ट ट्रायल है जिससे कम टाइम में ही एक कोई भी आरोपी है जो बेकसूर है तो उसे जल्द से जल्द न्यायालय से इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए
ये एक सेक्शन बनाया गया है और जिसके तहत जाके और शॉर्ट ट्रायल में ही अपनी एफआईआर को क्वेश कराया जा सकता है। सर, जैसा कि देखा जाता है कभी कभी 376 का यूज़ तब किया जाता है जब कोई लड़का लड़की के संबंध 2 साल 3 साल 4 साल कभी कभार 6-6 साल तक चलते हैं और फिर उनके बीच में मतभेद हो जाता है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद में 376 का यूज़ लड़की की तरफ से किया जाता है लड़के के खिलाफ़। उसमें क्या बचाव होते हैं? देखिए, यदि ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़का और लड़की एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे हैं, तो सबसे पहले लड़के को एक काम करना चाहिए कि उस समय जो उसने मैसेजेस भेजे होते हैं, जो उसने एसएमएस किए होते हैं, जो उसने फ़ोटो ली होती हैं, जो उसने वीडियो बनाई होती हैं, नॉर्मल वीडियो, और जो सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डाली होती हैं या फ़ोटो डाली होती हैं, उन सब के एक डाटा स्टोर करके रखना चाहिए। और एफआईआर होने की कंडीशन में, जब भी कोई एफआईआर होती है तो उस कंडीशन में अपने मोबाइल का डाटा को 1-2 जगह और कॉपी कर लेना चाहिए, जैसे पेन ड्राइव में या किसी हार्ड ड्राइव में, ताकि यदि कभी अरेस्ट हो जाए तो और आपका मोबाइल जब्त हो जाए तो दूसरी जगह से वो डाटा लेके आपका एडवोकेट न्यायालय में आपकी तरफ से उन सबूतों को प्रेजेंट कर सके, जिससे आपको एंटीसिपेटरी बेल, जो अग्रिम जमानत होती है, वो मिल सके। और साथ साथ इस केस में ये प्रूफ होने पे कि इनका रिलेशन एक लंबे समय से था, क्योंकि रिलेशन अगर लंबे समय तक है तो ये माना जाता है कि जो कुछ हुआ है सहमति से हुआ है, और सहमति से कोई भी चीज़ हुई हो तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आती। रेप की श्रेणी में तभी आती है जब वो जबरन की गई हो या लड़की की सहमति के अलावा की गई हो। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब साफ है कि उसका जो रिलेशन था वो उसकी सहमति से था, और जिसके लिए रिसेंटली एक जजमेंट है मनोज कुमार आर्या वर्सेस उत्तराखंड राज्य, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह के मामले एडमिट करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये नहीं है कि सभी मामले एडमिट करने योग्य नहीं है। एक मिनट, एडमिट थोड़ा सा हिंदी में। हाँ, एडमिट का मतलब है कि इन मामलों को मानना यानी चलाने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस तरह के सारे मामले, लेकिन कुछ ऐसे मामले जिनमें बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 2-3 रिलीफ मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है, दूसरा ये होता है कि हम डिस्चार्ज ले सकते हैं। जब हमारी चार्जशीट फाइल होती है तो हम ट्रायल कोर्ट से ही डिस्चार्ज ले सकते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज ना मिलने की कंडीशन में हमारे पास 482 CRPC के सेक्शन के तहत एफआईआर क्वेश कराने का जो एक कानून है, उसके तहत हम हाई कोर्ट में जाके और एफआईआर क्वेश करा सकते हैं, और ये जो सबूत, जो डाटा है, वो उसमें मददगार होता है। तो जिस पर ये कई सालों के संबंधों के बाद फिर ये 376 की धारा लग जाती है, तो उसको फिर कोर्ट में अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि हमारे संबंध थे इतने सालों से, अब किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, तो जैसे कि आपने बताया कि मनोज आर्य वर्सेस उत्तराखंड राज्य के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो इसके तहत उन्हें बरी किया गया था सामने वाले को जिसको लगा था। तो दोष मुक्त के लिए इतना सिद्ध करना साबित होता है कि उससे पहले हमारे सहमति से संबंध थे और अभी मनमुटाव किसी बात को लेकर या किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। भाई यही तो साबित, यदि ये साबित हो जाता है कि जो रिलेशन बने वो सहमति से बने, तो फिर 376 का मामला बनता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उसे दोष मुक्ति आसानी से मिल जाएगी।
बेसिकली क्या है कि समाज में आज ये जो नई युवा पीढ़ी है जो नहीं जानती है कानूनी प्रक्रियाओं को, कानूनी दाव पेच को, एफआईआर की जानकारी भी नहीं जानती है। बेसिकली कोर्ट किस तरह से काम करता है, न्याय प्रक्रिया क्या होती है, वो नहीं समझती इन सब चीज़ों को। उनको लगता है कि एक बार एफआईआर हो गई मतलब वो आरोपी हो गए, उन पे अपराध लग गया है, उनका मानना ये होता है। जबकि फाइनल डिसीजन न्यायालय का होता है और न्यायालय बताता है कि आप दोषी हो या दोष मुक्त हो। तो इस पर बिल्कुल सही बात है। देखिए, आरोपी और अपराधी ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। आरोपी वो होता है जिस पे कोई आरोप लगाया गया है लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध होने के बाद वो अपराधी हो जाता है और आरोप सिद्धि से पहले वो आरोपी ही रहता है। और आरोपी व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं, जैसे बेल लेने का अधिकार, एफआईआर क्वेश कराने का अधिकार, ये सारे अधिकार होते हैं और इनका जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी को जानकारी नहीं है, यदि किसी के ऊपर इस तरह की कोई एफआईआर हो सकती है या हुई है, तो वो अपने किसी भी एडवोकेट से संपर्क करके और उससे ये जानकारी ले सकता है कि ठीक है, ये जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि क्या होता है कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं हो सकती, इसलिए उसे अपने लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट के माध्यम से ये जानकारी ले लेनी चाहिए। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सीआरपीसी सेक्शन 482 की आपने बात की, जो एफआईआर को क्वेश्चन करती है, मीन्स एफआईआर क्यों की गई है, उसमें क्या क्या कारण बताए गए हैं, तो ये 482 के तहत हम जान सकते हैं, ये अधिकार है हमारा और उनकी तरफ से तर्क हमें सुनाए जाएंगे। जो ऐसा ही कुछ है सर इसमें 482 में? नहीं, 482 एक्चुअली इसलिए होती है, 482 में जो एफआईआर इसमें दो तरह का रिलीफ होता है। 482 में एफआईआर में जो सेक्शन दिए हुए हैं उनमें कोई भी एक या दो सेक्शन हटाए जाना या किन्हीं व्यक्तियों का नाम हटाया जाना या पूरी की पूरी एफआईआर को निरस्त कर दिया जाना, रद्द कर दिया जाना, ये दोनों सहूलियत दी जाती हैं। और ये एक शॉर्ट प्रक्रिया कह लो या शॉर्ट ट्रायल कह लो, ये इसके तहत होती है। तो ये सब बेसिकली अधिकार मिलते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत। आरोप सर, जैसा कि कभी कभी देखा जाता है कि लड़का लड़की साथ में रहते हैं और साथ में रहने के कई टाइम बाद लड़की को ये पता चलता है कि लड़का शादीशुदा है, या साथ में रहने के दौरान भी उसको पता रहता है कि लड़का शादीशुदा है और फिर भी लड़की उसके साथ में आगे रहती है। पहला केस। दूसरा केस, लड़का और लड़की साथ में रहते हैं, कई साल तक रहते हैं और उसके बाद में लड़का लड़की की शादी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, लड़का कहीं और शादी कर लेता है। तो कई बार कई केसों में देखा जाता है कि लड़की की तरफ से लड़के पर ये एफआईआर की जाती है कि लड़के ने शादी का वादा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरा शारीरिक उत्पीड़न हुआ और मेरे साथ बलात्कार हुआ। 376 की धारा आईपीसी की लगाई जाती है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय क्या कहता है हमारा? देखिए, इस तरह के केस में जिसमें लड़का और लड़की रिलेशनशिप में हैं और लड़का पहले से शादीशुदा है और उसकी जानकारी लड़की को है, या रिलेशनशिप में रहने के दौरान लड़का शादी कर लेता है और उसकी जानकारी है और उस समय वो कोई आपत्ति नहीं उठाती है, लेकिन बाद में वो इस बात के लिए जब उसका लड़ाई झगड़ा होता है कभी या मनमुटाव होता है तो एफआईआर दर्ज कराती है कि शादी का झांसा देकर जो लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो इस कंडीशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, नदीम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली या दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा, ये लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कोई भी लड़का यदि कोई बाधा करता है या कोई ऐसे शादी का या किसी और तरह का प्रॉमिस करता है और वो पूरा नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश या किसी भी मजबूरी के बस, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उस पर 376 का सेक्शन लग जाएगा, क्योंकि जो 376 का सेक्शन तभी लगाया जा सकता है किसी पर भी जब
दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध ना बने हों। लेकिन अगर दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने हैं और उसके बाद उनकी आपस में शादी नहीं हो पाई है, इस कारण से ही, या लड़के ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है, इस कारण से किसी भी लड़के के विरुद्ध 376 का केस एडमिट करने योग्य नहीं माना गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया। ये नहीं है कि सभी केसों में, लेकिन हाँ अधिकांशतः केसों में ये चीज़ कही गई है। और आने वाले निर्णयों में हाई कोर्ट भी इस बात को गंभीरता से ले रहा है, और जिसकी वजह से हाई कोर्ट अग्रिम जमानत दे देता है और क्या नाम डिस्चार्ज दे देता है, और इसके साथ साथ 482 में एफआईआर केस भी करवा लेता है कि जिससे मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर को केस करा सकता है। केस देखने को मिलते हैं जिसमें ये रहता है कि किसी पुरुष या लड़का या व्यक्ति के खिलाफ में 376 की धारा दर्ज कराई जाती है और सामने लड़की की उम्र 18 से कम रहती है, और 18 से कम रहने के कारण उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। तो इसमें अगर कहीं ना कहीं वो निर्दोष है तो इसमें बचाव के क्या कारण रहते हैं? देखिए, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि यदि लड़की की एज 18 के लगभग है और लड़का और लड़की का प्रेम प्रसंग है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है और उसका हमारे पास सबूत है, चैट हैं या वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो इसको हमारे कोर्ट के सामने रखने से कोर्ट इस बात को समझती है और इस पे पॉजिटिव वे में जाकर बेल भी देती है और दोष मुक्ति भी दे देती है। और सेकंड ये भी आता है इसमें कि यदि एज का गलत प्रूफ लड़की के माता पिता द्वारा दिया जाता है, यानी कि लड़की की एज 18 प्लस होती है लेकिन लड़की के माँ बाप द्वारा या किसी के भी द्वारा या लड़की के द्वारा अपनी एज कम बताते हुए एफआईआर कराई जाती है, तो ये भी एक कंडीशन बनती है कि जिससे एफआईआर में पॉस्को एक्ट हटा दिया जाए और 376 से भी दोष मुक्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कारण होते हैं, जैसे कि लड़की द्वारा एफआईआर में 161 के बयानों में 164 के बयानों में अलग अलग बयान देना और उन बयानों में एक दूसरे से जो मेजर फैक्ट है उनमें ही विसंगति पाई जाना। तो ऐसी कंडीशन में भी ये होता है कि कोर्ट हमें 482 के तहत एफआईआर केस कर देती है। यदि पूरी ट्रायल चलती है तो ट्रायल के अंत में दोष मुक्ति दे दी जाती है और बेल आसानी से मिल जाती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे साथ थे ग्वालियर मध्य प्रदेश की खंडपीठ से एडवोकेट प्रभात राजावत जी, जिनसे हमने जाने कई सवाल जवाब किए, कई कानूनी धाराएं जानी। आपके कोई भी सवाल जवाब हो, किसी भी धारा से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो जो आपको जानना हो, तो डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करें। हम आपकी तरफ से वो सवाल जवाब अपने एडवोकेट साहब से करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ चैनल देखते रहिए। मैं गौरव कुशवाहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए।